अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पहले स्पाइसी लेक्चर के बाद अब हम दूसरा लेक्चर दैट इज अबाउट पार्टिकल्स डिकेज। पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आई एम श्योर यू गोना एंजॉय दिस। उसके साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल डिके के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ाई। मैंने एक नॉर्मल डिकेइंग कैसे होती है, किसी भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल या कोई भी डिसइंटीग्रेटेड या कोई अनस्टेबल पार्टिकल में कैसे होती है और उनमें से कौन कौन से पार्टिकल बाहर आते हैं, इनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। स्टूडेंट्स, आज हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं एग्जैक्टली जैसे बुक में बताया गया, मैं स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअली एंटी पार्टिकल क्या चीज होती है। एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल क्या चीज है। अंटिल 1928 तक दुनिया में एक ही चीज डिस्कस हो रही थी, बल्कि इसी चीज के बारे में बात की जाती थी कि दुनिया में मैटर ही मौजूद है और मैटर जो है वो ही एक्चुअली हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो स्पेस को घेरती भी है और हमारे पास मैस भी रखती है। इसके बारे में एक डिस्कस किया गया था और उसको पार्टिकल का नाम दिया था। जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हमने इलेक्ट्रॉन को छोटे लेवल पे अगर पहुंच जाए तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इनके बारे में हमने स्टडी किया। 1928 में एक बड़े मशहूर और महान एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पॉल डायरेक। इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स किए, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के बाद इनको एक बात समझ आई कि दुनिया में सिर्फ पार्टिकल्स ही मौजूद नहीं है, बल्कि इनके एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दो जो है सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस किया, जिनमें एक थे इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में आप अपनी स्कूल लाइफ से आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक एटम का वो पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा होता है स्टूडेंट्स, घूम रहा होता है। हम ये पढ़ते आए इलेक्ट्रॉन के बारे में। फर्दरमोर हमने ये पढ़ा कि इसका जो मास है दैट इज 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -31 kg और इस पे जो चार्ज है वो माइनस में 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -19 कूलम होता है। और इसके मास के बराबर हमने कोई पार्टिकल डिस्कस नहीं किया। याद रखिएगा, चलें इसी की मुनासबत से बताऊं, इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है जो कि बड़े महान साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले। तो पॉल डायरेक ने 1928 में इलेक्ट्रॉन के बारे में यह देखा कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन जैसा एक और पार्टिकल भी मौजूद है और उसका नाम उन्होंने पॉजिट्रॉन रखा। पॉजिट्रॉन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास रखने वाला पार्टिकल है, यानी इसका यही मास होगा जो इलेक्ट्रॉन का मास है और इस पे इतना ही चार्ज होगा जो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन में मौजूद है, यानी सेम चार्जेस सेम मास, बट द थिंग इज they both have got the different charges. If you got minus charge in electron, then you're gonna have plus charge in positron. That's why positive की वजह से इसका नाम positron रखा गया था। तो ये पॉल डायरेक ने इस चीज को देखा। फिर बाद में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की अच्छी खासी जंग छिड़ी और ये बात चलते चलते बहुत आगे चलेगी और ये बात चलेगी 1932 में। और एक बड़े महान से साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल एंडरसन नाम था। इन्होंने 1932 में कॉस्मिक रेज वो होती हैं जो आउटर स्पेस से आती हैं आपके पास,
यानी वो रेज जो आउटर स्पेस में आती है। उन्होंने उस कॉस्मिक रेस में एंटी पार्टिकल्स की निशानदेही की और उन्होंने देखा कि कॉस्मिक रेस में कुछ पॉजिट्रॉन पाए गए जो कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का के जैसा ही मैच रखते थे, लेकिन उनका जो चार्ज था वो एग्जैक्टली रिवर्स था, यानी अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव था। और उसके अलावा उन्होंने मजीद भी तहकीक की। कार्ल एंडरसन को नोबेल प्राइज दिया गया था इसी बात के में डिस्कस करने के लिए कि कब किया था, 1936 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। जी, तो 1936 में इनको नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद एक जंग छिड़ी। पता चला कि दुनिया में बहुत सारे पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको एंटी प्रोटॉन कहते हैं, जिसको एंटी प्रोटॉन कहा जाता है। अब प्रोटॉन का मास कितना है स्टूडेंट्स? 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg, जबकि इस पे जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -90 कूलम होगा। अब एंटी प्रोटॉन एक्चुअली वो पार्टिकल होगा जिसका मास बिल्कुल सेम होना चाहिए जो हमारे पास प्रोटॉन का मास है, और इसमें चार्ज एग्जैक्टली उसके रिवर्स होना चाहिए, यानी माइनस में होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस तरह पहली दफा जंग छिड़ी और पता चला कि दुनिया में पार्टिकल्स के अलावा एंटी पार्टिकल्स भी इस कायनात में मौजूद हैं। वैसे इस पे तो बहुत सारी थ्योरीज लिखी गई। ऐसे ऐसे लोगों ने भी, बल्कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट भी आए कि उन्होंने यहां तक कहा कि दुनिया में पार्टिकल भी इक्वल अमाउंट में मौजूद है और एंटी पार्टिकल भी इक्वल अमाउंट में मौजूद है। उन्होंने कहा, बल्कि बिग बैंग तक अगर चले जाएं तो उन्होंने कहा बिग बैंग की एनर्जी से ये दो पार्टिकल जो है वजूद में आए थे। लेकिन बहरहाल मैं भी इसको इस जगह पे स्टॉप करूंगा। मैं जनरली एक बात डिस्कस करूंगा कि अगर एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल को डिस्टिंग्विश करना हो तो दोनों के मैसेज को सेम होना चाहिए, दोनों के चार्ज को डिफरेंट होना चाहिए। कुछ और क्वांटम थ्योरीज भी हैं, वो भी इस पे अप्लाई होती हैं। जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो। कुछ क्वांटम थ्योरीज हैं, बारियॉन्स का जिक्र आता है, इन पार्टिकल्स का जिक्र आता है कि वो किन किन से बने थे हमारे पास। उसके बाद ये डिस्कस होता है कि एक्चुअली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स क्या हैं हमारे पास। तो याद रखिएगा, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एनिहिलेशन मेथड। एनिहिलेशन कहते हैं तबाह कर देना, यानी ये दो पार्टिकल जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उससे अच्छी खासी एनर्जी निकलती है। दैट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ गैमा रे की फॉर्म में भी, यानी फोटॉन्स, एक्चुअली फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। फोटॉन्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल्स होते हैं। एक्चुअली फोटॉन का जिक्र भी एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स में सबसे पहले मैक्स प्लांक ने किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस पे बड़ा काम किया हुआ फोटॉन का। उन्होंने कहा था कि दुनिया की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी वाली होती हैं वो भी एक पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही होती हैं, और उन पार्टिकल का नाम क्वांटा या फोटॉन का नाम रखा था। ये इंशाल्लाह क्वांटम फिजिक्स में आप इनको पढ़ेंगे। तो एक्चुअली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिल जाएं तो एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, और तबाह करके क्या बन जाते हैं, सारा एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, और उनसे फोटॉन यानी एनर्जी के जो है फोटॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो बात में कर रहा था कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही एंटी पार्टिकल्स हैं। तो उसके बाद उनकी रद में भी बहुत सारी थ्योरीज आई जिनमें यह कहा गया कि अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बराबर तादाद में मौजूद होते तो वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मिल जाते और एक दूसरे को एनिहिलेट करके फोटॉन्स में कन्वर्ट कर देते। बहरहाल अभी बहुत सारी थ्योरीज यही बताती हैं कि एंटी पार्टिकल्स बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल अभी इस पे बहुत ज्यादा वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। तो ये था स्टूडेंट्स किसका, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का चक्कर। बहरहाल दुनिया में एक चीज है
कि एंटी पार्टिकल को पैदा भी किया जा सकता है, और वो पैदा करने के लिए हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर्स होते हैं जिनमें हम एंटी पार्टिकल्स को पैदा करते हैं। और वो एंटी पार्टिकल एक्सीलरेटर जब एंटी पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां से हमें एक चीज समझ आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी उनसे प्रूव हो जाते हैं हमारे सारे के सारे। यानी देखें ना, अगर फर्ज करें हम किसी एक्सपेरिमेंट से एक पार्टिकल पैदा करें, आपको पता है एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे गैमा रे है, गैमा रे में ऐड किया जाए, सॉरी एक गैमा रे है, गैमा रे को अगर हम गैमा रे की मदद से अगर हम, यानी एनर्जी है, या आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है। सो गैमा रे जो है, जो एनर्जी है, वो दो मैसेज में, जिनमें एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एक पॉजिट्रॉन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे कौन सा चार्ज है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये होगा, इट डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी का गैमा रे है। अगर गैमा रे बहुत हाई एनर्जी का है तो वो हो सकता है हाई एनर्जी के पार्टिकल्स, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन पैदा कर सके। बहरहाल एक बात आपको बताऊं, रेस्ट मास में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये याद रखिएगा। और पॉजिट्रॉन की एनर्जी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अगर हम इन दोनों की एनर्जीज को ऐड कर दें, ये नियरली बनती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे फाइंड की गई है? ये इसी फॉर्मूले से फाइंड हुई है। यानी आप इलेक्ट्रॉन का मास जो कि ये है, इसमें डालें और C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डालें, जो एनर्जी आएगी जाउल में आएगी। उसको डिवाइड 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से अगर करें तो हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, अगर वो कंप्लीटली एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको देगा, और पॉजिट्रॉन भी देगा क्योंकि दोनों के मैसेज सेम है। तो इनको ऐड कर दिया जाए, ये नियरली 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सो एनी गैमा रे, कोई भी गैमा रे जिसकी एनर्जी कम से कम इतनी होगी, वो दुनिया के सबसे छोटे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को प्रोड्यूस कर सकती है। और जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये दोबारा गैमा रे में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी ये आपको ये बताएंगे कि देखें, दोनों इक्वल चार्जेस पैदा हुए, दोनों चार्जेस सेम है, दोनों इक्वल चार्जेस पैदा हुए हमारे पास। यानी इसका मतलब है कि न्यूट्रल चार्ज हमारा दो इक्वल चार्जेस में प्रोड्यूस हो रहा है। और हमारा ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के चार्जेस हमेशा सेम रहते हैं। हम इनको ज्वाइन करते हैं, दोबारा गैमा रे बन जाएगा नो चार्ज। इसका मतलब है चार्जेस खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होते, चार्जेस एक्चुअली जो उसके मौजूद हैं वही रहते हैं हमारे पास, और वो दोनों चार्जेस हमारे पास सेम अमाउंट में मौजूद हैं। सो स्टूडेंट, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर में आर्टिफिशियल तौर पे इसको प्रोड्यूस किया गया एंटी पार्टिकल को, और वो उसकी मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और एनर्जी को भी सेटिस्फाई किया गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हैवी मैस होते हैं ना, जैसे रेडियो एक्टिव मैस हो गया हमारे पास, वो स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा और नियरली गैमा की भी रेडिएशन को एमिट करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जैसे मैंने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, मैंने कहा फर्ज करो अगर एक रूम है, ये रूम है, इस रूम में अगर 100 बंदा रह रहा है, सो वो उनमें से 20 बंदे कहते हैं यार हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम 7 वाला रूम ले लेते हैं किराए पर क्योंकि हम इजी नहीं है। उन 20 के निकलने से बहुत सारी सफोकेशन निकल जाएगी और वो पूरा रूम काफी हद तक स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हैवी पार्टिकल्स जिनमें हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, वो जब अपने आप को स्टेबल बनाते हैं तो वो अल्फा, बीटा और गैमा डिकेइंग करके अपने आप को स्टेबल बनाने की
कोशिश करते हैं। उसके इस प्रोसेस को अल्फा एंड बीटा डिके कहा जाता है। डिके गलना सड़ना भी हो सकता है, यानी अल्फा बीटा का निकलना भी हो सकता है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, बीटा की आमतौर पे 2 टाइप्स होती है। बीटा, एक बीटा प्लस होता है, एक बीटा माइनस होता है। बीटा पॉजिटिव होता है और एक बीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दो, ठीक है, ये इसको बीटा पॉजिटिव भी कहा जा सकता है और इसको बीटा नेगेटिव भी कहा जा सकता है। बीटा नेगेटिव के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद हो तो अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा था। हमने कहा था कि बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, यानी बीटा एक्चुअली एक किस्म का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने पढ़ा है 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर माइनस 31 kg। ये हम लोगों ने पढ़ा था बीटा का टोटल मास, क्योंकि इट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये उसके इक्वल है हमारे पास। दूसरा, इस पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बीटा नेगेटिव। हम बीटा नेगेटिव की बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। अब जब डिकेइंग प्रोसेस होता है, आपको पता है स्टूडेंट्स डिकेइंग प्रोसेस कहां से होता है? डिकेइंग प्रोसेस हमेशा न्यूक्लियस से होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन डिके होता है और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक चार्ज नंबर बढ़ जाता है, यानी प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है। ये कैसे मुमकिन है? हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन 14 की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन 14 आप लोगों ने सुना है, ये कार्बन 14 6 हमने सुना है। आमतौर पे कार्बन 12 तो हमने सुना है कि हमारे पास बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, बड़ी कसीर तादाद में। कार्बन 14 एक एक्चुअली एक ऐसा पार्टिकल है जो कि डिसइंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है, ये अनस्टेबल पार्टिकल है। आप इस कार्बन 14 इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, इसके प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, इसके न्यूट्रॉन 8 होंगे। 14 में से 6 माइनस करें, न्यूट्रॉन आ गया। फर्ज करो एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के बीच में प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 6, और न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 8, और इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलता है और बाहर जाकर डिके हो जाता है। ये लेते बीटा आपका डिके हो गया, माइनस बीटा निकल गया यहां से बाहर। तो माइनस निकला कैसे? आज तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे कि न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। सो एक्चुअली होता यूं है, प्रोटॉन में से तो बीटा पार्टिकल नहीं निकल सकता। वो किधर से निकलता है? वो न्यूट्रॉन में से निकलता है। अब इसके कितने 8 न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन वहां से जो है ना, वो ये न्यूट्रॉन है, समझ लें। ये न्यूट्रॉन एक्चुअली इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका आधा पार्टिकल जो होता है वो प्रोटॉन से बना होता है, आधा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जब इनकी फॉर्मेशन हो रही थी ना स्टूडेंट्स, सो ये यकीन किया जाता है कि उसका आधे से ज्यादा पार्टिकल प्रोटॉन से और कुछ हिस्सा जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन से हमारे साथ शामिल है। तो इसमें से ये पार्टिकल डिके हो गए ना, बीटा पार्टिकल बन के निकल गए। बाकी जो पार्टिकल बच गया ये वाला, वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन क्या करेगा? इस 6 की बजाय यहां 7 हो जाएंगे, क्योंकि बीटा निकल गया है, क्योंकि उसका आधा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब यहां से एक न्यूट्रॉन भी डिसइंटीग्रेट हो गया है, क्योंकि वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया। तो इसका मतलब है अब इसके न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। और ये एक हमारे पास स्टेबल पार्टिकल है। और ये किसका पार्टिकल होता है हमारे पास? नाइट्रोजन का पार्टिकल 14-7 आपने पढ़ा हुआ है। यानी इसका मतलब हुआ कार्बन 14 में से अगर हम बीटा डिके कर लें, बीटा -1, तो हमारे पास नाइट्रोजन बच जाती है जो कि 14-7 बनती है। ये हमारे पास आ जाती है। आप खुद देखें 14 और 0 क्या हुआ है? 14, 6 में से माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 + 1 हुआ तो 7 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन पार्टिकल ही एक्चुअली सबसे बड़ी इसकी वो हो सकती है, क्योंकि 14-7 वाला पार्टिकल नाइट्रोजन ही हमारे पास होता है। सो बीटा डिकेइंग इस तरह होती है हमारे पास, यानी एक्चुअली न्यूट्रॉन का पार्टिकल, उसमें से प्रोटॉन का पार्टिकल पॉजिटिव वाला निकलता है। यानी ये न्यूट्रॉन का पार्टिकल था ना स्टूडेंट्स, उसमें से कौन सा पार्टिकल हमारे पास आया? प्रोटॉन का पार्टिकल आया। और साथ ही बीटा रे भी निकल गई।
और साथ एक बहुत ही छोटा पार्टिकल, नियरली बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, बल्कि मैसलेस तो नहीं कहेंगे, बहुत ही लाइट मैस वाला पार्टिकल, उसको न्यूट्रिनोस कहा जाएगा, एंटी न्यूट्रिनोस, वो भी इसमें से निकलता है, एंटी न्यूट्रिनोस कहा जाता है इसको। और ये निकलते हैं एंटी न्यूट्रिनोस, इज नॉट अ बिग डील, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, समझ लें कि जैसे आप ये कहें कि कुकर में खाना पकाया हुआ है तो उसमें से हवा निकल गई, वो जी खाना कम हो गया, खाना कम नहीं हुआ भाई, ये थोड़ा सा जो है ना, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट। इसके बारे में भी आप आगे जाकर न्यूट्रिनोस के बारे में भी पढ़ेंगे, ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल इसी मेथड से, ये तो मैंने किसकी डिकेइंग बताई है आपको, बीटा नेगेटिव की डिके, लेकिन बीटा पॉजिटिव की डिके भी इसके अंदर सही होती है। बीटा पॉजिटिव की डिके में एक प्रोटॉन जो है, फर्ज करो अब नाइट्रोजन है, इसमें से बीटा पार्टिकल की डिके होगी, तो जो प्रोटॉन है वो डिसइंटीग्रेट होगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव हिस्सा बाहर निकल आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज उसमें से बाहर निकालें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नियरली बराबर ही होते हैं, तो प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में ऐड हो जाएगा, तो आपके न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे, तो प्रोटॉन भी हमारे पास एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे। बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन डिके होता है, और न्यूट्रॉन के डिके होने से एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, ये देखिए 6 से 7 हो गया। जबकि जो बीटा पॉजिटिव डिके होती है वो प्रोटॉन से डिके होती है, हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप एक छोटा सा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिट्रॉन, इनफैक्ट आपके पॉजिट्रॉन निकाल दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साइज का पॉजिट्रॉन ही होता है, तो चार्ज तो सारा निकल गया उस प्रोटॉन में से, तो प्रोटॉन का जो अब पार्टिकल बच गया वो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल बच गया, और न्यूट्रल पार्टिकल प्रोटॉन के साइज का कौन सा होगा हमारे पास, न्यूट्रॉन होगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 7 प्रोटॉन 6 में चेंज होगा, जबकि न्यूट्रॉन 7 जो है वो न्यूट्रॉन 8 में चेंज जाएगा हमारे पास। सो इसकी जो डिकेइंग होती है वो प्रोटॉन से होती है। प्रोटॉन, ये तो खैर नेगेटिव पार्टिकल था ना, यानी आपका न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन पॉजिटिव डिके होता है तो न्यूट्रॉन में और साथ ही बीटा पॉजिटिव बाहर निकलता है, और साथ ही एक न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी बाहर हमारे पास आता है। आई होप आप इस बात को समझ के होंगे। एक बात बताना भूल गया स्टूडेंट्स, ऐसा करने से एक एटॉमिक नंबर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेस करता है प्रोटॉन के टोटल नंबर्स पर। यहां प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया था, 6 से 7 हो गए थे, तो इसलिए एटॉमिक नंबर बढ़ गया। यहां प्रोटॉन का नंबर एक कम हो गया था, इसलिए इसका भी एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी डिकेइंग किस मकसद के लिए होती है? ये डिकेइंग इस मकसद के लिए होती है ताकि एक पार्टिकल को स्टेबल किया जा सके। तो ये सारे काम स्टेबल के लिए होते हैं। आमतौर पे ये बात बिलीव की जाती है कि बीटा पार्टिकल एक्चुअली वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। न्यूक्लियस की 2 फोर्सेज होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आमतौर पे दुनिया में भी 5 किस्म की फोर्सेस पाई जाती हैं, जिनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर भी कहा जाता है, जिनमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। गो के बाद में आकर मैक्स प्लांक ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को इकट्ठा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाई थी। तो बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी एक्चुअली एक वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इकट्ठा करके इलेक्ट्रो वीक फोर्स भी बनाई गई, ये भी मैं आपको बताऊं। बहरहाल फिर एक होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होगी वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुनिया में 5 फोर्सेस हैं, लेकिन इनमें से 2 फोर्सेस जो हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो दुनिया में 4 बेसिक फोर्स होती हैं। तो बीटा को प्रोड्यूस करने के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सारा रोल प्ले करती है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं अल्फा और बीटा डिके की एनर्जीज की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स दोनों, पहले तो ये देख लें कि दोनों चार्जेस ही डिफरेंट, दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो हैं ही डिफरेंट है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, मैंने कहा था अल्फा पार्टिकल नियरली हीलियम के साइज का पार्टिकल होता है, जो कि जिसके एटॉमिक मास नंबर हमारे पास 4 है और एटॉमिक नंबर हमारे पास जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, और ये नियरली 7,000 गुना बीटा पार्टिकल से बड़ा होता है। यानी बीटा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल जो है वो काफी मैसिव, यानी बीटा पार्टिकल।
काफी मैसिव होता है, काफी मैसिव, नियरली 7,000 टाइम्स। वैसे इससे ज्यादा ही होता है, 7,300 कुछ मैंने फिगर निकाली थी अगर याद हो, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। एक प्रोटॉन 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 है। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें ये नियरली स्टूडेंट्स इतने केजी बनता है, 6.6 ये अल्फा, जबकि बीटा आपका इलेक्ट्रॉन के साइज जितना है, और इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -31 केजी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं दैट इज गोना बी नियरली मोर देन 7,000 टाइम्स, 7,000 से ज्यादा ही टाइम्स बनेगा। तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा है। अब आप देखें अल्फा बिल्कुल एक बहुत ही मैसिव सा पार्टिकल है, जबकि बीटा उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों की जो एनर्जी के लेवल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ये जब निकलते हैं, ये किसी भी पार्टिकल में से निकलते हैं, तो उनमें जो पार्टिकल की स्टेबिलिटी है उसमें भी एक बहुत ही गहरा असर रखते हैं। अगर हम सिर्फ अल्फा को ले लेना स्टूडेंट, सिर्फ अल्फा को, आपको पता है कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और क्या है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन्स भी हैं, ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है। तो जिस आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो एटम होता है, एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल्स में मौजूद होते हैं। ये उनके लेवल्स होते हैं, जैसे ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये चलता जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी एनर्जी लेवल पे चला जाए, तो जब वो डी एक्साइट होकर वापस आएगा उसी एनर्जी लेवल पर, तो वो एक फोटोन एमिट करेगा, और ये रोशनी का फोटोन भी हो सकता है। ये इसके बारे में आपने पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद हो, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे जिनमें कुछ सीरीज पढ़ी होगी, जैसे लेमन सीरीज, बॉमल सीरीज, पास्चन, पुफर्ड और ब्रैकेट सीरीज, सॉरी मैं भूल ही गया था। तो उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज के फोटोन निकल सकते हैं, या लाइट के फोटोन, या कम से कम इंफ्रारेड के फोटोन, ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रा वायलेट के फोटोन ये निकल सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट के लेमन ने बताए थे, जबकि बॉमर ने रोशनी के फोटोन बताए थे। इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट, जिस तरह बाहर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स पर होते हैं, और जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आते हैं और एक फोटॉन्स को इमिट करते हैं, बिल्कुल प्रोटॉन और हमारे जो न्यूक्लियॉन्स है सारे, वो भी अपने एनर्जी लेवल्स पर होते हैं। और अल्फा की जो डिसइंटीग्रेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द दोज न्यूक्लियॉन्स हु आर इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स। सो अल्फा का बनना भी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी एनर्जी लेवल्स पे ही डिपेंड होता है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया कि डिफरेंट किस्म के फोटॉन्स डिपेंड करता है कि किस एनर्जी लेवल्स में हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, नॉट ओनली दिस, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अल्फा की जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये बड़ी क्वांटाइज और डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब हुआ कि फर्ज करें अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे जमीन पे गिरते ही एक आवाज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर मैं मार्कर को यहां से फेंक दूं ये ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करेगा, और ऊपर से फेंकूं ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करेगा। सो आपने इन आवाजों में एक चीज देखी कि हर आवाज का जो लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिकॉज आवाज का ताल्लुक था कि आपने कितनी एनर्जी इसमें प्रोवाइड करके इसको किस लेवल तक लेके गए। तो जितने लेवल तक ले जाएंगे उतनी एनर्जी आप इसके अंदर स्टोर कर चुके हैं। बिल्कुल जब आपके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होंगे तो डिपेंड करता है कि किस एनर्जी लेवल से हमारे पास डिसइंटीग्रेशन डी एक्साइटेशन हो रही है। तो आपके एनर्जी लेवल जो है वो उस किस्म के अल्फा की एनर्जी के लेवल को डिस्कस करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक बड़ी अच्छी कहानी बताई। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट में मौजूद होते हैं, ठीक है, इसी तरह आपके न्यूक्लियॉन्स भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मींस
न्यूक्लियस में रहने वाले लोग। न्यूक्लियस में रहने वाले कौन से लोग हैं? एक हमारे पास प्रोटॉन है और दूसरा कौन सा है हमारे पास? न्यूट्रॉन है। वो भी अपने अपने एनर्जी लेवल पे होते हैं। जब उनकी एनर्जी की रीअरेंजमेंट होती है तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास आया। जब अल्फा पार्टिकल नहीं आया था उससे पहले वाली जो एनर्जी थी और जब अल्फा पार्टिकल हुआ उसके बाद जो एनर्जी थी, उनके बीच में क्लियरली एक गैप प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यानी पहले वाली एनर्जी, बाद वाली एनर्जी, अल्फा के बनने के बाद वाली एनर्जी, तो उनके बीच में जो क्लियर गैप हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो स्टेबिलिटी की तरफ गया है, क्योंकि अब एनर्जी लेवल थोड़ा सा हमारे पास अंदर का क्या हो गया स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस का डाउन हो गया। तो इसीलिए जब भी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल की डिसइंटीग्रेशन होती है किसी भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास अंदर की फिजा जो है ना वो थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें सेट होना शुरू हो जाती हैं। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि दुनिया में 5 बेसिक फोर्सेस हैं, नियरली 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं। उनमें एक थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक थी वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल को बनाने में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का किरदार है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जिसने, जो कि बाइंडिंग एनर्जी वाली फोर्स होती है। मैंने इसके बारे में फर्स्ट टॉपिक में, जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया था। मैंने कहा था देखिए इतना आसान नहीं होता एक न्यूक्लियस को होल्ड करके प्रोटॉन को और उसके अंदर न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखना, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा और दे विल नॉट स्टे टुगेदर एट एनी टाइम, वो नहीं रह सकते टुगेदर। उनको होल्ड करने के लिए एक बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास मौजूद होती है, विच इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस की वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, उसकी वजह से होती है। अब जब अंदर रीअरेंजमेंट हुई न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी की, उन्होंने अल्फा पार्टिकल निकाला, अल्फा पार्टिकल जो है उसके पैदा होने से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में काफी जो है वो फर्क आना शुरू हो गया, यानी उसमें भी चेंजेस आनी शुरू हो गई। और जब अल्फा पार्टिकल निकला तो उसने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी वो अल्फा पार्टिकल उस एनर्जी को लेके बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल की प्रोडक्शन से एक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो क्या अल्फा पार्टिकल उसको क्या करता है, लेके बाहर चला जाता है। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बेसिक प्रिंसिपल है किस फिजिक्स का। ये माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे हो, ये आपका हर जगह पे लग रहा होता है कि एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा कंजर्व रहती है, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर याद हो, कि अगर किसी पार्टिकल से जब अल्फा की एमिशन होती है, यानी अल्फा उसमें से बाहर निकल जाता है, तो उसका डॉटर पार्टिकल हमारे पास बीटा रह जाता है। ठीक है, डॉटर पार्टिकल एक वो मेन पार्टिकल होता है, जब उसमें से अल्फा रे निकल जाती है, अल्फा जिसको हीलियम भी कह सकते हैं, तो हमारे पास डॉटर पार्टिकल रह जाता है। हम अगर जब तक अल्फा पार्टिकल नहीं निकला था और जब अल्फा पार्टिकल निकल गया, इन दोनों के बीच में एनर्जी के लेवल को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो एनर्जी लेवल हमेशा कंजर्व ही रहेगा, यानी पहले वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी हमेशा बराबर रहेगी। यानी अल्फा पार्टिकल में क्या थी और बाद में क्या थी, अल्फा पार्टिकल के निकलने के बाद, तो अगर दोनों की एनर्जीज का मुआवजा किया जाए सो इट विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी। स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखें, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली जो 4-2 के साथ होता है, ये हमेशा आपका डिस्क्रीट एनर्जी रखता है, डिस्क्रीट एनर्जी का फिनोमिना रखता है। व्हाट इज डिस्क्रीट एनर्जी? स्टूडेंट्स, अभी मैंने पीछे लेक्चर में आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो जिस तरह एक एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे E1, E2, E3 या एक ग्राउंड स्टेट का E0 कर लें, एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से जंप लगा के वापस आता है तो वो उसी एनर्जी का
फोटोन जो है वो एमिट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियॉन्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, और जब कोई न्यूक्लियॉन अपनी डी एक्साइटमेंट शो करता है तो उसके वक्त हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म की एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज होती है। और स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर वहां से उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, डिकेइंग होती है, वो भी इसी तरह की क्वांटाइज एनर्जी लेवल रखता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहते होते हैं ऐसे एनर्जी लेवल जो कि डिफाइंड हो हमारे पास। जैसे फर्ज करो, अगर एक एनर्जी आपकी एक सब एटॉमिक पार्टिकल इस एनर्जी लेवल पर है, तो इसको यहां से यहां तक वापस आने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इनफैक्ट जो एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि ये कितनी निकलेगी, क्योंकि वो एक खास एनर्जी लेवल से डिके कर रहा होता है, ये डी एक्साइट कर रहा होता है। अल्फा पार्टिकल भी इसी तरह आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रखता है। तो जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो हम उस तमाम डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स को अगर हम समराइज करें तो हमें पता चल जाता है कि अल्फा पार्टिकल जब जिस एनर्जी से निकला था उससे पहले और उससे बाद में एनर्जी लेवल क्या रह गए, और हम इजीली उसको डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में मौजूद होते हैं। और अल्फा की इसी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बदौलत हम इजीली ना सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम एनर्जी जो बिफोर एमिशन थी और आफ्टर एमिशन थी उसको भी इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल्स जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना रखते हैं। एक दौर था बीटा पार्टिकल के बारे में, जब भी हम एनर्जी के बारे में उसकी डिस्कशन हुआ करती थी तो हम ये कहा करते थे कि बीटा पार्टिकल याद रखें स्टूडेंट्स, बीटा पार्टिकल जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रखते होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। वाई बीटा पार्टिकल इन कॉन्टिन्यूअस एनर्जी क्यों निकालता है? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी से क्या मुराद है? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी से मुराद है कि आप जब बीटा निकल रहा होगा, आप हर अगले आने वाली बीटा की एनर्जी से जो है वो रेडी नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसके साथ निकल रही है। एक टाइम था तब तक बीटा पार्टिकल, आपको ये बात तो पता है कि बीटा पार्टिकल कैसे, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बीटा पार्टिकल कैसे बनते होते हैं कि जब आपका कोई भी न्यूट्रॉन आपका जब डिके होता है तो उसमें से एक प्रोटॉन बनता है आपका और एक बीटा नेगेटिव हमारा बाहर आता है, और साथ ही न्यूट्रिनोस पार्टिकल जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पार्टिकल उसके साथ निकलते हैं। ये हम लोग पढ़ कर आए थे सारे का सारा। बीटा पार्टिकल 1930 तक यही कहा जाता था कि बीटा पार्टिकल जो है ना वो एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो वायलेट करता है। क्यों वायलेट करता है? इसलिए कि जब भी बीटा पार्टिकल की एनर्जी निकलने के बाद नोट की जाती थी तो उससे पहले तो हमें हमेशा एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता था। यानी एक्चुअली होता यूं था कि जो एनर्जी बीटा की शक्ल में बाहर आ रही होती थी वो इतनी ज्यादा फील ही नहीं होती थी, जबकि उसको अच्छी अमाउंट में निकलना चाहिए था। तो भाई इतनी एनर्जी, जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो कहां गायब हो जाती है? ये गोया बिल्कुल ऐसा ही है कि फर्ज करें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ये हमारा एक मार्कर है और मैं इसको यहां से ड्रॉप कर देता हूं और इसका यहां से जमीन तक का जो टोटल एनर्जी लेवल है वो हमारे पास 50 जूल है फर्ज करें। तो जब ये जमीन पे हिट होता है तो उसको 50 जूल से स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन हमें 50 जूल एनर्जी नहीं मिल रही होती। भाई इसकी एनर्जी कहां चलेगी? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी एनर्जी का कोई ना कोई इशू है। तो बाद में पता चला कि जब ये एयर से रेजिस्टेंस खा के गुजर रहा होता है तो इसकी बहुत सारी एनर्जी उसमें जो है वो फ्रिक्शन में जा रही होती है। एक्चुअली वो भी एनर्जी है, उससे हीट पैदा हो रही होती है, साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है डिफरेंट। तो अगर ये जाके 40 जूल से स्ट्राइक हुआ तो 10 जूल एक्चुअली फ्रिक्शन और हीट वगैरह में चली गई। बिल्कुल यहां भी ऐसा ही है डियर स्टूडेंट्स
कि बीटा पार्टिकल का तो 1930 तक ये कहा जाता है कि ये लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोनों को वायलेट करता है, क्योंकि इसको जिस एनर्जी से निकलना चाहिए उतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती, तो वो एनर्जी चली कहां जाती है। तो 1930 तक तो इसी का हुआ। तो फिर एक बड़े मशहूर महान इंसान आए, उनका नाम था पॉली। उनका नाम था पॉली, वैसे आमतौर पे फुल नेम है उनका वोल्फ गैंग पॉली, ये नाम था। इन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्शन की थी कि कुछ बीटा के साथ, यानी अगर फर्ज करो ये एक डिकेइंग हो रही है, इसमें अगर आपका बीटा पार्टिकल निकलता है और जिसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वो थोड़ी सी एनर्जी कहां जाया हो रही है। तो पता है, उन्होंने कहा कि कोई छोटा पार्टिकल है जो कि बहुत ही स्मॉल है, जो कि नियरली रेस्ट मास पे जीरो है, मास पे नियरली जीरो है, यानी फुल जीरो नहीं है, नियरली जीरो है, यानी बहुत ही हल्का पार्टिकल है। तो उस वक्त तो ये बताया गया था कि ये एक्चुअली रेस्ट मास पे नियरली जीरो होता है और ये भी बीटा पार्टिकल से बहुत सारी एनर्जी ले लेता है। यानी फर्ज करें अगर बीटा पार्टिकल की एनर्जी 10 जूल होनी चाहिए, ये मैंने बहुत ज्यादा बताई है मैं जनरली, और बीटा पार्टिकल आपका निकलता 4 जूल के साथ या 6 जूल के साथ निकलता है, तो 4 जूल के साथ आपका न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बाहर आ रहा होता है। न्यूट्रिनो पार्टिकल भी आपका, इसको म्यू के साइन से जाहिर करते होते हैं, ये भी बाहर आ रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बहुत बड़ी एनर्जी वहां भी निकल रही होती है। तो अब न्यूट्रिनो जिस एनर्जी से निकलेगा, जो बाकी एनर्जी बच जाएगी वो बीटा के पास चली जाएगी। तो समटाइम ऐसा होता है कि न्यूट्रिनो फर्ज करो 7 जूल से निकल रहा है, तो आपका बीटा जो है वो फिर 3 जूल से निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा एनर्जी का जो है ना वो हिस्सा ये भी ले लेता है। लेकिन बहरहाल इसको एक अच्छी स्टडी करके 1956 में एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट होते थे, उनका नाम था फ्रेडरिक, और मेरे ख्याल में एक फ्रेडरिक रेंस थे, और एक और है जिनको नोबेल प्राइज ये 1956 में मिला था, क्लाइडे क्लाउन। इनको ये नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है, मुझे सही एग्जैक्टली इन्होंने, ये क्लोवन नाम है मेरे ख्याल में, 1956 में जाके न्यूट्रिनो पार्टिकल का हिपोथेटिकल किस्म का एक एनालिसिस निकाला था, और इनको इस बात पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इन्होंने। और इन्होंने इस वोल्फगैंग पॉली की जो असेसमेंट थी उसको बिल्कुल ठीक करार दिया। फिर उसके बाद ये पता चला कि एक्चुअली अगर इन दोनों की एनर्जीज को अगर प्लस किया जाए तो जितनी एक्सपेक्टेड बीटा की एनर्जी होनी चाहिए वाकई एनर्जी थी। तो इसका मतलब है बीटा एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता, और इसकी एनर्जी डिफाइंड नहीं होती। हमें नहीं पता न्यूट्रिनो किस स्पीड से निकल रहा है, उसकी कितनी एनर्जी है, क्योंकि न्यूट्रिनो जिस स्पीड से निकलेगा जो बाकी एनर्जी बच जाएगी वो बीटा की होगी। इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में रखा जाता है। यानी जो आपके पिछला मैंने बताया था डिस्क्रीट या क्वांटाइज स्पेक्ट्रम होते हैं, उनमें तो हमें पता होता है कि कितना एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल का हमें अंदाजा नहीं होता। इसलिए बीटा हमेशा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की एक सबसे बड़ी जो है वो एग्जांपल होती है। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम अनसर्टेनिटी, बिफोर आई टेल यू समथिंग ऑन दिस, एक बात याद रखें कि एक बड़े मशहूर एक साइंटिस्ट गुजरे थे, उनका नाम था लुईस डी ब्रोगली। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था कि जो वेवलेंथ होती है ना वो आपकी h/mv के इक्वल होती है। ये एक फॉर्मूला दिया था। इसका एक प्रूफ भी है कि ये दो एनर्जियां E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू hf, अगर हम इनको कंपेयर कर लें, ये दो एक आइंस्टाइन की थी, ये मैक्स प्लैंक की थी, इनको अगर हम कंपेयर कर लें तो hf इज इक्वल टू mc² के इक्वल आएगा, और v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो v/λ या c/λ, क्योंकि लाइट की स्पीड से जा रहा है कोई भी वेवलेंथ जब जाती है, तो ये हमारे पास ac/λ आ गया mc²। ठीक है, इस mc² को भी c चुके स्पीड है, इसको भी 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं mvv या इनफैक्ट mcc whatever, ये c स्पीड ऑफ लाइट है, ac/λ, तो c से कट गया, तो लैम्डा
वहां चला जाएगा, mc यहाँ आ जाएगा, तो ये mb यहाँ हो जाएगा, ये भी स्पीड ही है एक्चुअली। तो ये फॉर्मूला यहाँ से प्रूव हुआ है। मैं अभी इस बारे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जनरली तो उन्होंने कहा था कि जब मैसेज बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे, तो वेवलेंथ आपकी बड़ी होती है। ये मैसेज बहुत छोटे होते हैं। अब बीटा पार्टिकल की हम डिस्कशन कर रहे थे। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साइज जितना है, उसका मास बहुत छोटा है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा दैट वुड बी टू मच हाई, यानी वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाएगा हमारे पास। और विजिबल तो नहीं कह सकते, मतलब डिटेक्टेबल स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, यानी उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। आमतौर पे बीटा इलेक्ट्रॉन का साइज होता है और नियरली ये इसकी जो वेवलेंथ होती है एक्सरे जितनी होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जिनके मैसेज बहुत छोटे हो उनको हम वेव की शक्ल में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये बड़े बहुत सारे लोगों ने इस बारे में लॉज पेश किए हुए कि जो मैस है वो भी एक्चुअली एक वेव नेचर रखता होता है। ये आप अगली क्लासेस में जाकर इसको पढ़ेंगे। सो चूंकि टॉपिक का ये है तो मुझे टॉपिक के हिसाब से बताना भी है। क्वांटम अनसर्टेनिटी में एक्चुअली जितने भी ये छोटे छोटे मैसेज हैं, जैसे बीटा पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनको हम वेव में अंडरस्टैंड करते होते हैं, वेव में, क्योंकि ये डिटेक्टेबल होते हैं, उनको डिटेक्ट वेव में किया जा सकता है होते हैं। और अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था एक बड़े महान इंसान थे, सर हाइजेनबर्ग, बड़े मशहूर इंसान थे। उन्होंने कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम जो है ये इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास नियरली एच कट के इक्वल होता है। एच ओवर 4 पाई भी कह सकते हैं, इससे ये बड़ा होता है। ये आमतौर पे ये बताया था। दिस इज कॉल्ड पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी एक्चुअली उन्होंने ये बताया था कि जब आपका पोजीशन और मोमेंटम, छोटे पार्टिकल की जब बात करेंगे क्वांटम लेवल की, तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों अनसर्टेन होते हैं। यानी अगर पोजीशन सर्टेन हो तो मोमेंटम अनसर्टेन होगा। मेरी बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। एच की वैल्यू आपको मैक्स प्लांक ने 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -34 जूल सेकंड बताई थी। ये कांस्टेंट वैल्यू है। 4 पाई भी कांस्टेंट होगा। अगर मैं डेल्टा पी को वहां ले जाऊं तो वहां जाके डेल्टा पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको नियरली इक्वल कर लें तो आप देखें ये कांस्टेंट है ऊपर, ये ऊपर कांस्टेंट है हमारे पास, ये वाली वैल्यू। यहां से हमें ये पता चलता है कि जब आपके पास मोमेंटम कम हो तो पोजीशन ज्यादा होगी अनसर्टेनिटी में। यानी अगर मोमेंटम सर्टेन हो तो ये अनसर्टेन होगा, इनकी सर्टेनिटी हमारे पास कम होगी। ये सर्टेन हो, ये अनसर्टेन होगा। अगर ये सर्टेन हो तो वो अनसर्टेन होगा। यानी आप देखें बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस में से निकलता है, न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना बहुत छोटा सा होता है। जब न्यूक्लियस छोटा होगा ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ इनवर्स रिलेशन जुड़ा हुआ है हमारा। यानी इसका मतलब हुआ कि उस छोटे से न्यूक्लियस में मोमेंटम जो है ना वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, अनसर्टेन होगा। इसी तरह अगर मोमेंटम हमारे पास सर्टेन होता तो अनसर्टेनिटी पोजीशन पे बढ़ जाती। लेकिन चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, तो स्मॉल न्यूक्लियस में पोजीशन, ये जो पोजीशन है वो अगर छोटी होगी तो आपका मोमेंटम ज्यादा अनसर्टेन होगा। तो एक्चुअली इस क्वांटम अनसर्टेनिटी की रूह से हम बीटा पार्टिकल को न सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं बल्कि उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब बीटा डिके होती है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बीटा डिके क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उसमें से एक पार्टिकल बाहर निकलता है जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है। आपको पता है कि बीटा डिके दो तरह की होती है, या बीटा -1 वाली होती है या बीटा +1 वाली होती है। बीटा -1 वाली एक्चुअली क्यों कब होती है, जब न्यूट्रॉन आपका डिके होके आपका एक प्रोटॉन में शिफ्ट होता है और साथ ही हमारे पास बीटा डिके बाहर आती है आपके पास -1 वाली, और साथ ही एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो बाहर निकलता है। और हमारी जो ये वाली है बीटा प्लस डिके है, उसमें आपका एक प्रोटॉन डिके होता है और न्यूट्रॉन आपका बन जाता है, और साथ ही आपकी बीटा जो है ना प्लस डिके होती है जिसको हम पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं, और साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। इन दोनों केस में एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीटा डिके जो है
उसकी सही सर्टेनिटी ना होने की रीजन ये भी है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी से ये भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये कुछ एनर्जी जो है ना बीटा की ले लेते हैं, और बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो हमें सही एक्सपेक्ट नहीं हो सकती। मतलब मैंने आपको इसमें समझाया था, मैंने कहा फर्ज करो अगर बीटा को 10 जाउल की एनर्जी से निकलना था, तो वो निकल रहा अगर 6 जाउल की एनर्जी से, तो 4 जाउल जो है उससे वो न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकल रहा है, जो कि लाइट, बहुत ही लाइट है, ये नियरली मैसलेस होता है, नॉट मैसलेस फुली, ये नियरली मैसलेस होता है। तो अगर हम इन दोनों की एनर्जीज को यानी न्यूट्रिनोज और बीटा की एनर्जीज को ऐड कर लें, तो हमारे पास रिजल्ट वही टोटल एनर्जी आती है जितनी उसमें से एस्केप आउट हुई होती है। यानी इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहती है, यानी जब भी बीटा एस्केप करता है न्यूट्रिनो भी एस्केप करता है। दोनों की एनर्जी को ऐड कर दिया जाए तो बीटा की एनर्जी और न्यूट्रिनो की एनर्जी, जो टोटल एनर्जी वहां से एस्केप आउट हुई होती है, वो उसके बराबर होती है। एंड दिस एक्चुअली टेल्स यू एंड दिस सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनफैक्ट मोमेंटम भी इसमें आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आ जाता है। याद रखें बिफोर पॉली, जिसका नाम मैं 1930 का ले चुका हूं, उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले यही कहा जाता था कि बीटा एक्चुअली वायलेट करता है लॉ, क्योंकि न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। सो थैंक्स टू पॉली, जिसने हमें यह बताया कि बीटा पार्टिकल के निकलने से एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं, और उनका सारा सम टोटल एनर्जी के सम ही के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बीटा पार्टिकल की फाइनल स्टेट इंटरेक्शन को जरा डिस्कस करेंगे। देखिए मेरी एक बात सुने, मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करता हूं, व्हाट विल हैपन, ये एयर के साथ फ्रिक्शन खाएगा और अपनी बहुत सारी एनर्जी उसको शिफ्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, फ्रिक्शन, उसमें शिफ्ट कर देगा। जब किसी मैटर से स्टूडेंट बीटा पार्टिकल बाहर जाता है ना, तो बीटा पार्टिकल को दो इश्यूज होते हैं। पहला इशू कि एक्चुअली बीटा जिस एनर्जी से जा रहा है, आपको वही एनर्जी बाहर डिटेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं हुई, यानी आपको नहीं वो हासिल हुई। पता चला कि बहुत सारी एनर्जी जो है न्यूट्रिनो खा गया, लेकिन बीटा जब खुद जा रहा होता है ना, वो मैटर में भी किसी ना किसी चीज के साथ इंटरेक्ट होकर अपनी एनर्जी जो है ना वहां भी थोड़ी सी जाया कर देता है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब करा देता है। तो नतीजा फाइनल स्टेट जो हमारी बीटा की होती है ना, वो वैसी नहीं होती जैसी हमें वो एक्चुअली उसकी ओरिजिनल स्टेट होनी चाहिए। सो ये चीजें, न्यूट्रिनो हो गया, ये किसी मैस के साथ उसकी इंटरेक्शन हो गई, इससे बीटा जो है वो अपनी कुछ एनर्जीज जो है ना वो जाया करके जो ओरिजिनल एनर्जी बाहर आती है वो एक्चुअल एनर्जी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसीलिए हम बीटा पार्टिकल की एनर्जी को, बीटा को एक्चुअली हम कॉन्टिन्यूअस में मानते हैं। कॉन्टिन्यूअस यानी वो किसी भी किस्म की हो सकती है, यानी एक कॉन्टिन्यूअल फॉर्म में आ जाती है। सो दैट इज नॉट जज्ड ऑलरेडी, जिसको पहले जज नहीं किया जा सकता। जैसे अल्फा को जज किया जाता है, क्योंकि अल्फा के तो अंदर हमारे पास सारे के सारे एनर्जी लेवल थे, वो जिस एनर्जी लेवल से उसने डी एक्साइट होकर निकलना था, उसी एनर्जी लेवल का आपको अल्फा पार्टिकल जो है वो एनर्जी देगा। लेकिन बीटा में ऐसा हरगिज भी नहीं है, इसके ये बहुत सारे इश्यूज हैं। बीटा पार्टिकल की इस प्रॉब्लम्स की वजह से हमने न्यूक्लियस में बीटा के पार्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, और न्यूक्लियस की बहुत सारी क्वालिटीज को भी अंडरस्टैंड करने में हमें तौफीक हासिल हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।